वर्ष 1926 में महज 8 साल की उम्र में एक बच्ची ने उपहार में कान के हीरे के बूंदे ठुकराकर अपने लिए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मांग लिया था। त्रावणकोर के एक संपन्न परिवार में जन्मी यही बच्ची आगे चलकर बनी अन्ना मोदियल मणि, जिन्हें हम सब जानते हैं अन्ना मणि के नाम से, जो वास्तव में विज्ञान की दुनिया में किसी मणि से कम नहीं थी। लेकिन एक विडंबना है कि भारत में आम लोग उनके विषय में बहुत अधिक नहीं जानते। वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के विषय में तो लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन अन्ना मणि को नहीं, जिन्होंने रमन के साथ मिलकर काम किया। मूल रूप से भौतिक शास्त्री अन्ना मणि एक मौसम वैज्ञानिक थी। वह भारत के मौसम विज्ञान के उप निदेशक के पद पर रही और उन्होंने मौसम विज्ञान उपकरणों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। अन्ना मणि के मार्गदर्शन में ही उस कार्यक्रम का निर्माण संभव हुआ जिसके चलते भारत मौसम विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां मॉनसून को भारत का वित्त मंत्री कहा जाता है, वहां फसलों के लिए मौसमी पूर्वानुमान कितना महत्वपूर्ण है, यह अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान के प्रति लगाव या जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिचय अन्ना मणि ने अपने बचपन में ही प्रदर्शित कर दिया था। और बिल्कुल ऐसे ही रसायन शास्त्र के क्षेत्र में असीमा चटर्जी, जीव वैज्ञानिक कमल रणदिवे, पादप विज्ञानी जानकी अम्माल, भारत की पहली महिला फिजिशियन आनंदीबाई गोपालराव जोशी और पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कमला सोहोनी ने देश का मान बढ़ाया और विज्ञान के क्षेत्र में बनी मिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। कार्यक्रम अपना आसमां में आज बात विज्ञान, अनुसंधान और स्त्री शक्ति की। आज जीवन के हर उत्पादक क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त भागीदारी है। विज्ञान के क्षेत्र में भी आज अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर रसायन भौतिकी, जैव प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान, चिकित्सा, नैनो तकनीक, परमाणु अनुसंधान, पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भारतीय महिला वैज्ञानिक अपनी छाप छोड़ रही हैं। हालांकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित यानी कि स्टेम के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या समानुपातिक नहीं है। अपनी सामाजिक एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते महिलाओं के लिए विज्ञान की दुनिया में मुकाम हासिल करना कभी आसान नहीं रहा। कुछ दशक पहले महिलाओं के लिए स्थिति आज के मुकाबले कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन 20वीं सदी के उस दौर में भी कुछ महिलाओं ने चुनौतियों को पीछे छोड़कर विज्ञान का दामन थामा और ऐसी लकीर खींच दी जिसे आज भी दुनिया याद करती है। ऐसे में उन महिला वैज्ञानिकों का स्मरण आवश्यक है जिनका कृतित्व और व्यक्तित्व भावी पीढ़ियों के लिए एक मिसाल और प्रेरणा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की और रूबरू होते हैं अपनी आज की खास मेहमान के साथ। मेरा नाम मेरी पहचान में। अपना आसमान में मैं डॉक्टर निशा मेहंदीरत्ता, मैं साइंटिस्ट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और आप सबको नमस्कार करती हूँ। मैं 2 प्रोग्राम्स को हेड कर रही हूँ, एक है वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग वाइस किरण और क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम। अपना आसमान में मैं हूँ डॉक्टर मंजू राही, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और अभी निदेशक हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, जो एक ICMR का इंस्टीट्यूट है। नमस्कार, अपना आसमान में आई एम प्रोफेसर निधि जैन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री IIT दिल्ली। माय प्राइमरी जॉब इज टीचिंग स्टूडेंट्स एंड एनकरेजिंग माय PhD स्टूडेंट्स इनटू रिसर्च एंड करंटली आई एम आल्सो होल्डिंग द पोस्ट ऑफ एसोसिएट डीन फैकल्टी एट द इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर एन रंजना, मैं DRDO में एक वैज्ञानिक हूँ और मैंने कई सारे मिसाइल और टॉर्पेडो प्रोग्राम्स पे काम किया है। इसके अलावा कोविड के दौरान भी मैंने DRDO हेडक्वार्टर से पूरी कोऑर्डिनेशन करके जहाँ जहाँ DRDO का बनाया हुआ सामान पहुँचना था, आई थिंक नॉन स्टॉप हम लोगों ने एक टीम के जैसे काम किया था। बहुत बहुत स्वागत है और आपके जज्बे को भी सलाम है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में कहीं ना कहीं महिलाओं को वो स्थान नहीं मिला, लेकिन आज मेरे सामने 4 वैज्ञानिक बैठी हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में शामिल है युवती शक्ति, जो अलग अलग कॉलेजेस से यहाँ पर मौजूद हैं और आज यहाँ पर अपने सवाल पूछेंगी, अपनी शंकाओं का निवारण जरूर करेंगी। और मुझे लगता है कि टीवी सेट के उस पार बैठी महिलाओं के भी बहुत सारे प्रश्न होंगे
जिन्हें आज उनके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, बहुत सारी स्कीम्स के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन साथ ही क्योंकि मुझे पता है आप सही समय पर टीवी सेट के सामने आ गई हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सवाल पहला मेरा आप ही से है डॉक्टर निशा। कुशलता में कमी के कारण नहीं, रूढ़िवादी मानसिकता के कारण जो महिलाएं हैं वो विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान ज्यादा नहीं दे पा रही। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? मैं मानती हूँ जो आपने बात कही कि हमारे समाज में रूढ़िवादिता के कारण बहुत सी प्रतिभाशाली बच्चियाँ जिनमें बहुत पोटेंशियल है, और इवन अगर आप देखें बहुत सी स्टडीज़ ये बताती हैं कि हमारी कंट्री में जो गर्ल्स हैं वो काफ़ी हद तक उनकी संख्या पीएचडी लेवल तक जो पढ़ाई में बहुत आगे हैं। अगर हम काफ़ी विकसित कंट्रीज़ को देखें जैसे यूएस, यूके, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि हमारी बच्चियाँ 43% वी आर इन दैट परसेंटेज वाइज। मैम आप डीआरडीओ में हैं और एक बड़ा रोल अदा किया कोविड टाइम्स में आप सभी ने, और मुझे लगता है कि अगर हम कोविड के दौरान की बात करें तो कोविड का समय एक ऐसा था जहां पे नारी शक्ति सबसे ज्यादा आगे थी। आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में महिलाओं का कम होना या प्रतिनिधित्व महिलाओं का कम होना कैसे देखते हैं आप? मेरे हिसाब से तो जितना काम आप किसी भी महिला वैज्ञानिक को दे दीजिए और ऐसा एक मन में ख्याल रहता है कि हाँ वो हो जाएगा, मुझे बाद में उसको फॉलो अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना ओनरशिप इस दौरान महिलाओं ने लिया है, और कोई भी काम दीजिए वो कहीं डरी नहीं, कहीं रुकी नहीं। एक दिन भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि मैंने किसी महिला को काम दिया हो और वो ना हुआ हो। सो ऐसा टाइम था जब सब डरे हुए थे, लेकिन जब आपको जब वो सुविधा मिली और आपको आपके ऊपर विश्वास हुआ कि हाँ आप लोगों को ही ये करना है, आई थिंक सब आगे बढ़ के आए। तो मेरे हिसाब से जब आप साइंस में आप विमेन को ये बताएंगे या गर्ल्स को, इन बच्चियों को ये बताएंगे कि आप ये कर सकते हो, आप अगर ये करना चाहो तो ये आपके बस में है, ये शायद उनको कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। और कई नीतियाँ और कई पॉलिसीज़ जो हैं इन सब चीज़ों में आपके लिए हैं। शायद आपको सिर्फ पता करना है, 2 कदम आगे बढ़ के उनकी जानकारी होनी है। लेकिन आप बताइए, साइंस इतना इंजॉयबल फील्ड है, आई थिंक इतना डायरेक्ट फील्ड है कि आप एक्सपेरिमेंट करो, उसका रिजल्ट आपको आपके सामने दिखता है। तो मेरे ख्याल से तो ये तो एक बहुत अच्छा रास्ता है जहां आपको चुनना, मतलब मुझे लगता है कि ये सब लोग कर सकते हैं, लेकिन शायद थोड़ी सी हमको 2 कदम खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे सहयोग मिले ना मिले। और आप 2 कदम आगे पढ़ोगे, 10 कदम का सहयोग आपके सामने है। बिल्कुल। मैम राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की बात करती हूँ, आंकड़े ये बताते हैं 1044 अगर टोटल लोग हैं तो उसमें महज 89 महिलाएं हैं। आंकड़ा जो है वो बहुत बहुत ज्यादा अंतर है। बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत ज़्यादा अंतर है आंकड़ों में। और अगर आप और आंकड़े देखेंगे, जब तक स्टूडेंट्स एमएससी कर रहे होते हैं या अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूं तो एमबीबीएस भी बच्चियां करती हैं। 50% अटेंडेंस है, पार्टिसिपेशन है। तो मुझे ये ऐड करना चाहिए कि आंकड़ा बड़ा है, ऐसा नहीं है 2015 के मुकाबले अगर अभी देखें तो ये आंकड़ा बड़ा है, बहुत कम बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर हम डिफरेंस देखें तो बहुत गैप ज्यादा है, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए फिर लड़कियां कम जाती हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी करती हैं अगर हम एमएससी और पीएचडी की बात करें। लेकिन वो लड़कियों की करियर्स में ब्रेक आ जाता है, क्योंकि वो फिर एज आ जाती है, पेरेंट्स सोचेंगे अब मैरिजेबल एज है, और वही वाला एज होता है जब आप पोस्ट डॉक करना चाहें या कहीं और आगे अपने आप को बढ़ाना चाहें रिसर्च में, चाहे मेडिसिन की फील्ड में, और तब परिवार का दबाव होता है कि आप सेटल हो जाओ। अब ये जब वर्ड सेटल बोलते हैं तो इसका मतलब है कि अब शादी करके अपना घर बसाओ, करियर कहीं बैक सीट ले लेता है। तभी ये जो सब एकेडमीज हैं, ये लोग तब ये एकेडमीज में जब आप एक्सेल करते हैं तभी आपको मेंबर्स या फेलोज बनाते हैं। तो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए मेहनत चाहिए और एक कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार काम करना पड़ता है। लेकिन वो लड़कियों के जीवन में कहीं ना कहीं ब्रेक आती है और ये कहीं बैकसीट ले लेता है। इसीलिए एकेडमीज में आप इनकी पार्टिसिपेशन कम देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये सिनेरियो चेंज हो रहा है। हर ऑर्गेनाइजेशन या संस्था चाहती है कि जेंडर बैलेंस रहे और वॉइस ऑफ वुमेन हो इन एकेडमीज में या इन संस्थाओं में। एकेडमीज में वॉइस ऑफ वुमेन हो। मैम आप तो पढ़ाती हैं, आप तो उन्हें वैज्ञानिक बना रही हैं,
एक ज़माना था, मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा था कि को एजुकेशनल कॉलेज में भी जब हम साइंस फील्ड में थे तो मेरी क्लास में कोई महिला नहीं थी, कोई लड़की नहीं थी, जबकि को एजुकेशनल कॉलेज था। साइंस फील्ड में कोई महिला ना होना और को एजुकेशन होने के बावजूद एक सवाल खड़ा करता था कि क्या महिलाएं उस फील्ड में नहीं जाना चाहती। आज आप जब बच्चों को पढ़ाती हैं, जब आप अलग अलग मास्टर्स की क्लास या पीएचडी के जितने भी लोग हैं उनको आप शिक्षा उनको देती हैं, तो ऐसे में आप वो रेशो कैसा देखती हैं? क्या बराबरी है? या सो बीटेक, एमएससी, एमटेक, पीएचडी हम हर लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बीटेक में जो हमारा इनटेक होता है उसमें 20% महिलाएं रहती हैं। सो इंजीनियरिंग में कम होता है, लेकिन जो प्योर साइंसेज हैं, जैसे मैं केमिस्ट्री के फील्ड की हूँ, तो हमारे मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स में महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहती है। लेकिन और मेरा ये खुद का भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो विमेन कैंडिडेट्स हमारे होते हैं वो ज़्यादा रेजिलिएंट, ज़्यादा परसिवरेंस होती है उनमें। You know, they are get goers, so they are very good material for PhD and for top level research. But जैसा कि मैम ने बोला कि कहीं ना कहीं पे PhD तक तो वो टाइमलाइन ऐसी होती है, the parents manage, they are still sitting in their parents' house, but that is the time when they have to be married or something like that. So वहाँ पर they have to take a big call, how they want their career to maneuver. It's a difficult choice they have to make. That depends upon the family pressure and your support system around. So उस केस में क्या होता है कि PhD तक तो करते हैं, लेकिन हायर पोस्ट डॉक के लिए वो कहीं ना कहीं पे कट हो जाता है। और बिना पोस्ट डॉक के आपको प्राइम इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया की या अब्रॉड की, आपको वहाँ पे लिया नहीं जाता। सो इसलिए आप देखेंगे कि इवन हमारे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में अभी सिर्फ मैं एक इकलौती महिला फैकल्टी हूँ और कोई नहीं है आउट ऑफ 35 फैकल्टी मेंबर्स। सो ये चीज़ एक है कि वी आर हायरिंग मोर, सो वी आर रनिंग स्पेशल ड्राइव्स फॉर women since I'm also a part of the Dean Faculty Office. So that is our primary aim, to attract women who are really capable, but due to some reasons there has been a gap in their, their professional life. So that should be, kind of overlooked, and we give them a chance again and empower them with such posts. ये सवाल मैंने सोचा नहीं था, लेकिन अचानक आया कि मैं आपसे ये जरूर पूछूं कि अगर एक ही फैकल्टी है तो क्या महिलाएं या बच्चियां आपके पास आके कहती हैं कि मैम आपसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, आपके जैसा ही बनना चाहते हैं? Yeah, so I keep getting such emails and they say we look up to you. And we really get inspired by you, which is a big, it's really humbling for me. And I thank my parents, my family for all this support. And I'm sitting here in front of you and talking all this. किसी महिला का विवाह होता है तो एक बहुत खूबसूरत बंधन जरूर होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है या कुछ और इश्यूज होते हैं जिसके कारण जॉब का ब्रेक हो जाता है। क्या कोई ऐसी स्कीम मदद करती है उस महिला को कि वो एक ब्रेक के बाद दोबारा उसे रिवाइव कर सके? क्या ऐसा कोई प्रावधान भी है? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च की एक स्कीम है जिसमें वुमेन साइंटिस्ट जिनकी करियर में ब्रेक आई है, चाहे वो मेडिकल साइंटिस्ट हैं चाहे नॉन मेडिकल साइंटिस्ट हैं, उनके लिए स्कीम्स हैं, फेलोशिप्स हैं, और वो लोग फिर दोबारा रिसर्च में जुड़ सकते हैं एक कोई इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाई करके, और इसकी जानकारी वेबसाइट पे भी है। और ये बहुत अच्छी स्कीम है और सबको इसका लाभ उठाना चाहिए जिनके करियर्स में ब्रेक आ गई, चाहे वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो चाइल्ड बेयरिंग है, बेबी होने के बाद वापस ज्वाइन करना है। और मुझे लगता है हम इसे ये समझें कि ये एक नेचुरल माइलस्टोन्स हैं किसी की भी लाइफ में। ये ब्रेक आती ज़रूर है, लेकिन अगर पूरा परिवार साथ देगा तो वो वापस जाके अपना करियर दोबारा वहाँ से शुरू कर सकती है, बजाय कि बहुत सालों की लंबी ब्रेक देके। ये वाली रिसर्च स्कीम्स फ्लेक्सिबल भी होती हैं और आप अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च की ये एक स्कीम है, और ऐसे मैंने डीएसटी और डीबीटी की भी स्कीम्स देखी हैं जहाँ पे बहुत प्रोत्साहन और बहुत एवेन्यूज हैं वुमेन साइंटिस्ट के लिए। मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रयोगशालाएं भी अलग अलग विश्वविद्यालयों में स्थापित की जा रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ें। किस तरीके से मदद कर रही हैं ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का